हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और आईएएस के लिए और साथ साथ लेखपाल की मुख्य परीक्षा अन्य परीक्षाओं के लिए इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, तो ये थोड़ा बहुत इनकी हम फिगरिंग भी कर लेंगे, लेकिन फटाफट के अंदाज में आपको हम एक रिवाइज खाली करा रहे हैं। तो आइए समय न नष्ट करते हुए आइए इसे देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखिए, भूमि व्यवस्था से अक्सर दो एक प्रश्न जरूर रहता है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो चाहे साउथ इंडिया का हो, कहीं कहीं से एक प्रश्न अवश्य रहता है। तो आजकल यूपी पीसीएस में भी एक ट्रेंड बना दिए हैं, जैसे आईएएस ने, अब वो भूमि व्यवस्था से जोड़ के एक आध प्रश्न जो है, एक दो प्रश्न जरूर रखते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा पोर्शन है ये। तो चलते हैं दक्षिण भारत में भू राजस्व प्रणाली। पहले हम दक्षिण भारत का देख लेते हैं, फिर उत्तर भारत में आते हैं। तो दक्षिण भारत में जब हम चलते हैं तो वहां देखते हैं कि दो चीजों को, दो राजवंशों को तो हमें जरूर देखना होगा। एक चोल राजवंश और दूसरा हमारा विजयनगर साम्राज्य। इन दोनों राजवंशों से मिला जुला के ही एक प्रश्न बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं उनकी भूमि व्यवस्था पे। चोल काल की भूमि कुल 12 कितने कोटियों में बटी थी। कोटियों का मतलब भाग होता है, देखिए कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, लेकिन जहां भूमि की बात आती है, ध्यान रखिएगा, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, लेकिन जहां भूमि की बात आती है तो भूमि को जो है, ये कोटि का मतलब कि कितने भाग भूमि के कुल कितने विभाग में, यानी भूमि कितने कितने प्रकार की, जैसे ये है, कोई ये पड़ती भूमि है, कोई पोलज भूमि है, कोई चाचर भूमि है, कोई बंजर भूमि है। तो इस तरह कुल 12 टाइप के थे। ध्यान रखना कि यहाँ पे सिंचित असिंचित इस टाइप के कुल कुल कितने, ये पूछा गया प्रश्न, चोल काल में भूमि कुल कितने कोटियों में विभाजित था, 12 कोटियों में विभाजित किया गया था। बेल भूमि माप की इकाई थी, यहाँ ध्यान रखिएगा। बेल, बेल जो है, बेल आप ऐसे समझ लीजिए कि जो एक बेल होता है, बेल से समझ लीजिए भूमि माप की क्या थी, इकाई थी। तो बेल क्या थी, भूमि माप की इकाई थी। बेल क्या थी, भूमि माप की इकाई थी। और दो राजाओं ने, एक राज जिसे हम चाहे राज राव भी कहते हैं, राज राजा भी कहते हैं, राज भी कहते हैं, जिसने शिव मंदिर बनवाया था, तंजौर वाला शिव मंदिर। तो ये शिव मंदिर बनवाने वाले राज या कुलोत्तुंग प्रथम। तो ये कुलोत्तुंग और राज इन्होंने क्या किया था, भूमि की माप करवाई थी। कौन ऐसे राजा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मिला जुला के ऐसे रहते हैं कि चोल वंश के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने भूमि की माप करवाई थी। तो एक राज हो गए, दूसरा कुलोत्तुंग हो गए, ठीक ना। एक ऐसे और प्रश्न भी आता है कि कौन से ऐसे चोल राजा थे जो चीन में अपना राजदूत भेजे थे। तो ये राजदूत भेजे थे, और ये भी राजदूत भेजे थे, एक और राजदूत, राजेंद्र भी राजदूत भेजे थे। 3 लोग वहां राजदूत भेजे थे। जबकि भूमि माप जो है कितने लोगों ने करवाई थी, 2 लोगों ने करवाई थी। ध्यान रखिएगा। भूमिकर उपज का जो है 1/6वां भाग, क्योंकि देखिए 1/6वां भाग या शास्त्रों में जो मान्य भूमि का माप है, जो मान्य भूमि की जो लिया जाता है, कर लिया जाता है शास्त्रों के अनुसार 1/6। तो शास्त्रों के अनुसार ही यहाँ पे नियम लागू था। तो 1/6 जो है भूमिकर उपज का कितना, उपज का, यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे जितना, अगर मान लीजिए 60 किलो अनाज है, तो 10 किलो अनाज जो है ये राज्य का हो गया। किसका हो गया, 60 किलो अनाज में से 10 किलो अनाज जो है राज्य का हो गया। तो 1/6वां भाग। माँ या बेल्ली, माँ या, इस चीज को ध्यान रखिएगा, माँ या बेल्ली, इन दोनों चीज को, चाहे माँ भी कहा जाता है चाहे बेल्ली, भूमि माप की इकाई थी। यहाँ आप देखिएगा भूमि माप की क्या थी, इकाई थी। आप यहाँ पहले बेली पढ़े थे। तो इसी बेली को बेली भी कहा जाता है, बेली भी कहा जाता है, इसी को माँ भी कहा जाता है। तो ये क्या थी, भूमि माप की इकाई थी। अब कभी कभी इस पे हम जो है करे को भी मान लेते, नहीं, करे जो था ये करे भूमि कर का स्वरूप था। ये भूमि कर का स्वरूप, भूमि कर का स्वरूप का मतलब कि भूमि कर किसमें लिया जाएगा, नगद लिया जाएगा कि अनाज में लिया जाएगा या अन्य तरीके से लिया जाएगा, जैसे उसमें जजमानी करवाना या कोई और कार्य करवाना जो होता था। तो करे जो थी ये भूमि कर का स्वरूप था। याद ध्यान रखिएगा, करे जो था ये भूमि कर का क्या था, स्वरूप था। यानी कि भूमि कर किस रूप में ली जाएगी, डायरेक्ट ली जाएगी, इनडायरेक्ट ली जाएगी, या कोई अन्य व्यवस्था से ली जाएगी। तो माँ या बेली जो थी ये भूमि माप की इकाई थी, जबकि कर जो था ये भूमि कर का स्वरूप था। और अब देखिए यहाँ पे बरियम वार, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बरियम वार क्या थी, कर अदा करने वाले क्षेत्र की इकाई थी।
इसका मतलब क्या हो गया, कर अदा करने वाले क्षेत्र। जैसे थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, कर अदा करने वाले क्षेत्र, जैसे यहाँ पे ये तालाब हो गया है, ये तालाब है, यहाँ पे मान लीजिए ये बंजर चीजें हैं, यहाँ पे इतनी खेती होती है, ठीक ना, और यहाँ पे कुछ और पहाड़ वहाड़ बन गए हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ पहाड़ वहाड़ हो गए हैं, तो सभी भूमियां ही, ठीक ना, सभी भूमियां हैं, लेकिन यहाँ पे किस क्षेत्र से लिया जा रहा है घूमकर, इस क्षेत्र से, ठीक ना, इस क्षेत्र से घूमकर लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, कर अदा करने वाले क्षेत्र, जैसे यहाँ पे हमने कह दिया कि बंजर है, यहाँ पे मान लीजिए तालाब है, यहाँ से घूम कर कोई बात नहीं है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ और चीजें हैं, पहाड़ है, ऐसे अन्य चीजें हैं, तो हमें घूम कर यहाँ से लिया जा रहा है। तो बरियम बार इसी को कहते थे कि जहाँ कर अदा करने वाली क्षेत्र जो होते थे, जो कर अदा करने वाले भूमि होते थे, उन्हीं की क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, बरियम बारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बरियम बारी कहा जाता था। साल भोग, देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, आईएएस में भी पूछा जा चुका है। साल भोग सीधा यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, विश्वविद्यालय के लिए जिन जमीनों का प्रयोग किया जाता था, उस समय भी कॉलेज हुआ करते थे, उस समय भी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, उस समय भी विद्यालय हुआ करते थे, उनके लिए जिस जमीन का प्रयोग किया जाता था उसको क्या कहते थे, साल भोग। बार बार इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस चीज को हमेशा दिमाग में आप रखिएगा, साल भोग। साल भोग का मतलब शैक्षणिक, सीधा आप रखिए, साल भोग शैक्षणिक, साल भोग शैक्षणिक, शैक्षणिक प्रयोजन हेतु प्रदान की जाने वाली भूमि, जहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब भूमि बनवाया जाए, उसे क्या कहते थे, साल भोग कहते थे। प्रभु मान्यम, देखिए प्रभु से ही आप अंदाजा लगा लीजिए, प्रभु का मतलब उस समय राजा को प्रभु ही माना जाता था। तो जो राजा की व्यक्तिगत भूमि होती थी, राजा की स्वामित्व वाली भूमि, इसको स्वामित्व का मतलब उस तरह पूरा राज्य था राजा के अंदर में, लेकिन जो राजा की पर्सनल भूमि होती थी उसे क्या कहते थे, प्रभु मान्यम कहते थे। जो राजा की पर्सनल भूमि होती थी उसे क्या कहते थे, प्रभु मान्यम कहते थे। बिल्लाल क्या थे, ये बड़े भूस्वामी थे। बिल्लाल क्या थे, ये बड़े भूस्वामी थे। बिल्लाल बड़े भूस्वामी। एक बार देखिए, चोल काल में भूमि कितने भागों में बांटी गई थी, 12 भागों में। वेदी क्या थी, भूमि माप की एक इकाई थी। चोल राजा राजा और तुमने क्या किया, भूमि की माप करवाई थी। भूमि के उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। माँ या बेली भूमि माप की इकाई थी, वहां ऊपर देखिए आपको, तथा करे भूमि कर का स्वरूप था, इसको हमने समझा दिया, ठीक ना। बरियम बारी कर अदा करने वाले क्षेत्र की इकाई थी। साल भोग शैक्षणिक प्रयोजन, साल भोग मतलब शिक्षा से संबंधित। प्रभु मान्यम, प्रभु का मतलब राजा, राजा के मानने वाली जो स्वामित्व वाली भूमि हो गया, और बिरलाल जो बड़े भूस्वामी थे। अब आइए हम देखते हैं विजयनगर को, चलते हैं विजयनगर को देखते हैं। आइए विजयनगर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विजयनगर की भूमि व्यवस्था कैसी, भूमिकर व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ पे भूमि को जो है 2 पार्ट में बांटा गया था, एक सिंचित, एक असिंचित। सिंचित का मतलब जहाँ सिंचाई के साधन थे, और मुख्यतः जो दक्षिण भारत में सिंचाई के साधन थे वो क्या थे, तालाब थे। तो असिंचित जहाँ पे वर्षा से कृषि होती थी, देखिए वर्षा से कृषि होती थी, यहाँ भी कृषि होती थी, वहां भी। तो यहाँ वर्षा से कृषि वर्षा पे निर्भर थी, और यहाँ पे जो है वर्षा और जो सिंचाई के साधन थे। तो यहाँ पे यहाँ मुख्यतः 2 भागों में विभाजित था, सिंचित और असिंचित भागों में। लगान निर्धारण, यहाँ ध्यान रखिएगा, भूमि की उत्पादकता और उसकी स्थिति के अनुसार की जाती थी। इसका मतलब क्या हो गया, भूमि की उत्पादकता और उसकी स्थिति, वो इतना हमने इसलिए छोड़ा है यहाँ समझाने के लिए। भूमि की उत्पादकता, जैसे यही इतना है, ये पोर्शन है, गांव का यही पोर्शन है, तो मान लिया जाए कि यहाँ पे जो है इतनी भूमि जो है वो ज्यादा उपजाऊ है, इतनी कम उपजाऊ है, ठीक ना। तो ये ज्यादा जो भूमि की उत्पादकता थी, यहाँ पे जो ज्यादा उपजाऊ वाली हो गई, यहाँ पे कम उपजाऊ वाली। और उनकी स्थिति ये भी देखी जाती थी कि वास्तव में कितने नजदीक गाँव से है। जैसे उत्पादकता तो है, लेकिन गांव से कितने नजदीक है। जैसे मान लीजिए उत्पादकता यहाँ पे है, गांव से बहुत दूर है, या वहां सिंचाई के जो साधन बहुत दूर से ले आने पड़ रहे हैं, तो वो इस स्थिति का भी ध्यान रखा जाता था। इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। लगान का जो निर्धारण होता था, भूमि की उत्पादकता और उसकी स्थिति, स्थिति का मतलब कि वो कहाँ पे थी, किस जगह पे थी, उस अनुसार भी किया जाता था, ठीक ना। और यहाँ भूमिकर वही देखिए, वही जो शास्त्रों में मान्य है, 1/6 भाग, एक शास्त्रों के अनुसार कितना, 1/6 भाग। हाँ, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि जो है, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि पर कितना लगता था, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जा चुका है कि ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली जो भूमि होती थी उसमें 1/20 भाग, यानी कि सीधा आप समझ लीजिए कि 100 किलो अगर गेहूं हो रहा है तो 20 किलो वहां, मतलब 1/20 भाग जो है, यानी कि 5 किलो।
ठीक ना। तो वहां पे अगर 100 किलो गेहूं हो रहा है, 5 किलो गेहूं सरकार को मिलेगा, तो 1/20वां भाग। जबकि मंदिरों की भूमि कितना था, 1/30वां भाग। तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों से कम जो है मंदिरों वाली कितनी थी, 1/30वां भाग लिया जाता था। और जबकि यहाँ पे 1/20वां भाग, यानी कि 5 किलो 100 किलो में, यहाँ पे 500 किलो में 3 किलो लगभग। उम्बल, या देखिए उबली भी लिखा रहता, उम्बल भी लिखा रहता है, ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न। उम्बल विशेष सेवाओं के बदले प्राप्त लगान मुक्त भूमि, ये लगान मुक्त भूमि थी, ठीक ना। लेकिन विशेष सेवाओं का मतलब क्या है, जैसे कोई गायक हो गया या कोई ऐसा कार्य कर रहा है राज्य में जो है को जो जिससे राजा प्रभावित हो गया, तो उनको अगर जमीन दे दिया गया है तो वो लगान मुक्त भूमि क्या कहलाती थी, उम्बल कहलाती थी, ठीक ना। जैसे कोई गायक हो गया, कोई लेखक हो गया, कोई अन्य चीजें राइटर हो, और कोई चीज हो गया, उसके सेवाओं के बदले, क्योंकि वो राज्य की सेवा करता था, तो उसके बदले जो है उसको लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। उस लगान मुक्त भूमि को क्या कहते थे, उम्बल या उबल कहते थे, ठीक ना। भंडारवाद ग्राम, यहाँ इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि, देखिए राज्य के जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, जैसे उसमें आप देखेंगे मुगल काल में और ये सल्तनत काल में जो खालसा भूमि होती थी, जिस तरह की खालसा भूमि होती थी, उसी तरह से यहाँ भंडारवाद ग्राम होते थे। जो राज्य की प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि होती थी, उसी को क्या कहते थे, भंडारवाद ग्राम कहते थे। अमरम, ये अमरम, यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, अभी ये पीसीएस में 2 साल पहले पूछा गया था, तो थोड़ा सा जो फंसा पूछा गया था उस चीज को भी हम बता देते हैं। अमरम राज्य के सैन्य तथा असैन्य अधिकारी, यहाँ पे देखिए यही प्रश्न था कि जो अमरम है सैन्य अधिकारी को दिया जाता है, उसमें दिया था ए सैन्य अधिकारी, बी असैन्य अधिकारी, और सी दिया था ए बी, ए सैन्य और असैन्य दोनों। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेना वाले को भी असैन्य, सैन्य का मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हो गए, मान लीजिए ये सेना वाले सैन्य हो गए, जो आर्मी वाले हो गए, और इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उन प्रशासनिक अधिकारी को, चाहे वो सेना को हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों को, इन दोनों को जो भूमि दी जाती थी उन्हीं को क्या कहते थे, अमरम। ध्यान रखिएगा, ये सेना को भी दी जा सकती थी और असैन्य को, यानी प्रशासनिक जो अधिकारी और होते थे, दोनों को दिया जाता था। तो अमरम प्राप्तकर्ता को अमर नायक कहा जाता था। ये बहुत बड़ी, वहाँ विजयनगर में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। तो अमरम प्राप्तकर्ता जो इस तरह की भूमि पाता था, उसको क्या कहते थे, अमर नायक कहते थे। तथा इस भूधारणा पद्धति को ही क्या कहते थे, नायकर व्यवस्था, नायंकार व्यवस्था या नायकर व्यवस्था कहते थे। तो नायंकार व्यवस्था क्या था, जो नायंकार व्यवस्था के अंदर क्या था, चाहे वह सैन्य हो चाहे वह असैन्य हो, हाँ राज्य की सेवा में अगर है तो उसको प्रभावित होकर राजा क्या करता था, एक भूमि देता था उसे, जिसको अमरम भूमि कहा जाता था, और जो भूमि पा जाता था वह अमर प्राप्तकर्ता कहलाता था। तो उसी का जो हेड नायक हो जाता था वह अमर प्राप्तकर्ता या नायक, जिसके नाम पे दी जाती थी, और वो अमर नायक हो जाता था। तो इस जो पद्धति, ये वास्तव में नायकर व्यवस्था कैसी पद्धति, ये भी पूछा जा चुका है। भूधारणा पद्धति जो लैंड से संबंधित थी, किससे संबंधित थी, लैंड से, भूधारणा पद्धति से संबंधित थी, वो क्या हो गई, नायकर व्यवस्था। अब आगे आइए थोड़ा सा हम देखते हैं सल्तनत काल का, मुगल काल का। आइए देखते हैं सल्तनत कालीन भू राजस्व प्रणाली क्या थी। इस काल में भूमि मुख्यतः जो है 4 भागों में विभाजित थी। कितने भागों मुख्यतः, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, भूमि मुख्यतः कितने भागों में विभाजित थी, 4 भागों में। एक अनुदान भूमि थी, एक खालसा भूमि थी, एक इक्ता भूमि थी, और चौथी जो थी अधीनस्थ हिंदू राजाओं के आधिपत्य वाली भूमि, यानी कि जिस राजा ने वो सल्तनत के जो सुल्तान होते थे उनकी जो सत्ता स्वीकार कर लेते थे, फिर भी अपने राज्य को बनाए रखे हुए थे, तो वो भी अपना कर दिया करते थे। तो भूमि को अधीनस्थ हिंदू राजाओं की आधिपत्य वाली भूमि कहा जाता था। तो जिसमें अनुदान भूमि ये होता था, जो विद्वानों या अन्य चीजों पे दिया जाता था, ठीक ना, विद्वानों या अन्य जो भी उनके मदरसे थे, इन सब पे जो दी जाती थी, वो एक अनुदान भूमि हो गई। दूसरी एक खालसा भूमि होती थी, यही मुख्यतः जो है ये खालसा भूमि होती थी। सीधा इस पे सेंट्रल का नियंत्रण होता था, इसमें यानी केंद्र का सीधे नियंत्रण में कौन सी भूमि रहती थी, खालसा भूमि रहती थी, जो केंद्र के नियंत्रण में डायरेक्ट रहती थी। एक इक्ता भूमि होती थी, जानते ही हैं सल्तनत काल में इक्तेदारी प्रथा ही प्रचलित हुई सल्तनत काल में, ठीक ना। तो ये इक्ता भूमि जो है, जो जैसे आज एक स्टेट होता, लेकिन उस तरह का नहीं था, लेकिन इक्ता ये समझ लीजिए कि जैसे स्टेट था वैसे ही था। इक्ता वाली भूमि ये सीधा सेंट्रल की भूमि थी, यानी सीधा जो है सुल्तान के अंडर में जो रहती थी वो खालसा भूमि हो गई। और ये इक्तादार जो एक प्रांत समझ लीजिए, स्टेट समझ लीजिए,
वहाँ की जो भूमियाँ थी वो सीधे इक्तेदार भूमि हो गई। तो चौथा अधीनस्थ हिंदू राजाओं के आधिपत्य वाली भूमि, जो हमने बताया कि अगर कोई हिंदू राजा जो है स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेता था, तो वो एक परंपरा जो उनकी थी कि वो इतना ये राजस्व भू राजस्व दिया करेंगे, तो ऐसी चौथी भूमि थी। तो भूमि की पैमाइश किसने किसने करवाया था? भूमि की पैमाइश के आधार पर यहाँ पे देखिएगा लगान का निर्धारण जो था वो भूमि की पैमाइश के आधार पे, यद्यपि भूमि की पैमाइश तो 3 लोगों ने कराई, सिकंदर लोधी ने कराया था, लेकिन जो लगान का निर्धारण यहाँ पे देखिएगा, मुख्यतः जो लगान का निर्धारण की बात आती है, यहाँ बड़ा टेक्निकल प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक ने भूमि की पैमाइश करके लगान का निर्धारण किया। भूमि की पैमाइश कराने वाला जो था वो तीनों थे, अलाउद्दीन खिलजी भी था, मोहम्मद तुगलक भी था, सिकंदर लोधी भी आता उसमें, मोहम्मद तुगलक। लेकिन लगान का निर्धारण जो करने वाले थे, मुख्यतः लगान का जो निर्धारण करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद तुगलक थे। भू राजस्व निर्धारण के तरीके, यहाँ पे देखिए 3 तरीके जो है मुख्यतः प्रचलित थे, एक बटाई का तरीका, एक मसाहत का तरीका, एक मुक्ताई का तरीका। ये 3 तरीके ध्यान रखिएगा। बटाई को क्या कहते थे? किस्मत एक गल्ला भी कहते थे। इसी को क्या कहते थे? किस्मत एक गल्ला भी कहते थे या गल्ला बख्शी भी कहते थे। इसी को किस्मत एक गल्ला या गल्ला बख्शी भी कहते थे। तो वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का निर्धारण, यानी जितना उपज पैदा होगा, यहाँ सीधा सा रहता उपज क्या है, इसमें उपज की बात है। यहाँ जितने भी उपज हुए हैं, यहाँ हमने कहा कि 100 कुंटल पैदा हुआ, 100 कुंटल, तो इस 100 कुंटल में जो भी राज्य का हिस्सा रहा 1/2 से लेके 1/3 तक चलता था, तो उसमें जो राज्य का हिस्सा होता था वो उसको क्या कहते थे? बटाई कहते थे। वास्तविक उपज, जितना उपज यहाँ पैदा हुआ, चाहे उसको गांठ में बांट के, चाहे वह सीधा अनाज के रूप में हो, तो जितना उपज पैदा होता था उसका 1/2 से लेके 1/3 भाग जो होता था, वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का निर्धारण, उसी को बटाई कहते थे। इसको किस्मत ये गल्ला या गल्ला बख्शी, ध्यान रखिए, इसको किस्मत ये गल्ला या गल्ला बख्शी कहते थे। जबकि मसाहत जो प्रणाली थी, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। यहाँ वास्तविक उपज है, लेकिन यहाँ पे भूमि की पैमाइश की बात नहीं है, लेकिन यहाँ मसाहत में ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लागू किया था, इसमें मूल चीज ये क्या है? भूमि की पैमाइश। जब भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण जहाँ पे किया जाए, उपज का निर्धारण या लगान का जो निर्धारण किया जाता था, भूमि की पैमाइश, वास्तविक उपज देखिए वो बताइए, जबकि लगान भूमि की पैमाइश के आधार पर कौन सी प्रणाली थी? मसाहत प्रणाली थी। इस मसाहत प्रणाली के जन्मदाता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और तीसरा मुक्ता, ये भी बटाई प्रणाली पर आधारित थी, बाट प्रणाली पर कम चलता था, ये दोनों ज्यादा चलते थे। तो आइए और आगे देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और इसका पार्ट है। आइए, सल्तनत काल में मुख्यतः 5 प्रकार के, देखिए कई तो प्रकार के कर प्रचलित थे, लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के। ध्यान रखिएगा, मुख्यतः कितने प्रकार के कर प्रचलित थे? 5 प्रकार के। तो इसमें एक उस्र है, उस्र, ठीक है, एक उस्र है और एक खराज। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर खाली है। ये मुसलमानों से दिए जाने वाला जो भूमि कर था, जो जिस खेत को मुसलमान जोतते थे उनसे जो वसूल किया जाता था, उनसे जो लगान दी जाती थी, उसको उस्र कहते थे। और जिस खेत को गैर मुसलमान, यहाँ हिंदू ही नहीं रखे, उस समय और भी जाति और भी आ गए थे, ईसाई भी कुछ केरल के पास से फिर इधर बीच में आ गए थे, तो गैर मुसलमानों से दिए जाने वाला जो भूमि कर था उसको क्या कहते थे? खराज कहते थे। खराज, ठीक ना, राज कर खराज, तो यानी कि खराज गैर मुसलमानों से खराज, उस्र मुसलमानों से दिए जाने वाला जो भूमि कर था। देखिए दोनों भूमि कर है, उस्र भी और खराज भी। उस्र जो है मुसलमानों से दिया जाता था और खराज जो था ये गैर मुसलमानों से दिया जाता था, दोनों भूमि कर थे। ध्यान रखिएगा, ये भी उस्र भी भूमि कर था और ये भी भूमि कर था। अंतर यही था कि उस्र सिर्फ मुसलमानों से, खराज जो है गैर मुसलमान मुख्यतः हिंदुओं से समझ लीजिए। खुश में जब ये कहीं लड़ाई करने जाते थे तो उसमें जो धन प्राप्त करते थे, जो भी ये माल प्राप्त करते थे, लूट, उसमें जो लूट वाला, उसमें से 1/5 भाग तो राज्य को मिल जाता था और 4/5 भाग जो है सैनिकों को मिल जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में सीधा इसका उल्टा कर दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी वाले में 4/5 भाग पे राज्य का हिस्सा था, 1/5 भाग पे सैनिकों का हिस्सा था। जबकि जकात, ये देखिए धार्मिक कर है, कैसा कर है? जकात धार्मिक कर, मुसलमानों को लगाया गया धार्मिक कर, ये 2.5% देते हैं सभी मुसलमान जो है, ये 2.5% देते हैं, आज भी ये चलता है। तो जकात जो है ये मुसलमानों पे लगाए जाने वाला धार्मिक कर है,
जबकि जजिया जो है गैर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला धार्मिक कर है। तो दो धार्मिक कर है, ज़कात मुसलमानों पे लगाया जाने वाला धार्मिक कर और जजिया जो है गैर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला। यहाँ पे दो देखिए उसर खराज दोनों, एक हिंदू एक मुसलमान समझ लीजिए, यहाँ एक हिंदू एक मुसलमान। बाकी खुश्म वाला कहीं भी लूटेंगे, चाहे हिंदू को लूटे चाहे मुसलमान को लूटे, 1/5 भाग पर राज्य का, 4/5 भाग पर सैनिकों का। अलाउद्दीन खिलजी के समय में उल्टा था। ये पीसीएस में आ चुका है, ये प्रश्न पीसीएस में आ चुका है, ठीक है। जाब्ता या जाबिता क्या, अभी 2 साल पहले और आईएएस में भी आया है। जाब्ता या जाबिता क्या था? भूमि की पैमाइश के आधार पर जब लगान का निर्धारण किया जाता था तो उसी को क्या कहते थे? जाब्ता या जाबिता कहते थे। भूमि की पैमाइश के आधार पर जब लगान का निर्धारण किया जाता था, लगान का निर्धारण किया जाता था तो उसी को क्या कहते थे? जाब्ता कहते थे। यानी सीधा भूमि की पैमाइश, जब भूमि को नाप लिया जाए, नापने के बाद उसके लगान का निर्धारण किया जाए तो उसी लगान के निर्धारण को क्या कहा जाता था? जाबिता या जाब्ता कहा जाता है। जाबिता, जाबिता का मतलब सीधा भूमि की नाप करो तब उसके बाद जो है लगान का निर्धारण करो, तो वही हो गया जाबिता। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बिस्वा, आज भी बिस्वा ही चलता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में उधर आप चले जाएंगे गोरखपुर देवरिया, उधर में कट्ठा चलता है, बिहार के कट्ठा चलता है। अलाउद्दीन के समय में जो है बिस्वा भूमि माप की इकाई थी। इधर अभी हम लोगों की तरफ बिस्वा ही चलता है। सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी, इसने भी एक माप ले आया था जिसमें गज सिकंदरी उसको कहा जाता था। तो ये 39 अंगुल या 32 इंच, कहीं कहीं पे 31 इंच लिखा हुआ, 31 इंच या 32 इंच, 39 अंगुल या 32 या 31 इंच गज सिकंदरी। कौन? सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी 50% कर लेता था, भूमि का कितना लेता था? 50% लेता था। गयासुद्दीन तुगलक ने, देखिए ये प्रश्न आ चुका है कि कौन से शासक ने, किस सल्तनतकालीन शासक ने लगान के निर्धारण को 1/10 से 1/11 तक इससे अधिक बढ़ाने का आदेश, एक साल में जो है कितना बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम? 1/10 से 1/11, 1/11 से 1/10। इस चीज को ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो है प्रथम ऐसा शासक था जिसने ये कहा कि एक वर्ष में जो लगान का निर्धारण हो, लगान में जो वृद्धि होगी, तो जो लगान में जो वृद्धि होगी वो 1/11 से 1/10 से ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा? देखिए इसको अलाउद्दीन खिलजी और अन्य का ध्यान मत रखिएगा, ये सीधा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के दो चीज अलग है सबसे। एक तो नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक जो है, पहला जो है ये मुस्लिम शासक कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। नहरों का निर्माण करने वाला भारत में पहला मुस्लिम शासक गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा, पहला कौन सा शासक था जिसने जो है एक वर्ष में लगान में 1/10 से 1/11 से ज्यादा वृद्धि करने का आदेश नहीं दिया, माने इससे ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते थे। दोनों इसके अलग पॉइंट है गयासुद्दीन तुगलक के। मोहम्मद तुगलक ने तकावी ऋण, जैसे आजकल किसान क्रेडिट नहीं दिया जाता है, तो किसान क्रेडिट पे आप क्या करते हैं? ऋण ले लेते हैं, यानी कि फसल बुआई के पहले ही ऋण ले लेते हैं। वही फसल बुआई के पहले जो किसान क्रेडिट के नाम पे ऋण मिलता है, वही जान लीजिए तकावी ऋण। क्या है तकावी ऋण? जो जुताई बुआई से पहले ही लेके उसके बाद उसका यूज करते थे, बाद में उसको क्या करते थे? अदा करते थे। तो तकावी ऋण सबसे पहले किसने प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो प्रदान करने वाला कौन सा था? बाद में और लोगों ने प्रदान किया, लेकिन तकावी ऋण सबसे पहले किसने प्रदान किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रदान किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है इस तकावी ऋण को माफ कर दिया। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तकावी ऋण जो प्रदान करने वाला मोहम्मद तुगलक था, जबकि तकावी ऋण को माफ करने वाला, जैसे अभी आपने देखा है कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी तो उसमें क्या हुआ कि किसानों का जो ऋण था वो माफ कर दिया गया था। तो वही समझ लीजिए कि किसानों का जो ऋण माफ कर दिया जाता है उसी को तकावी ऋण को माफ करना कहते हैं। तो उसी को फिरोज शाह तुगलक ने माफ कौन किया? देखिए दिया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। माफ कौन किया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने तकावी ऋण माफ करके जो है सिंचाई पे 1 कर लगाया, जिस सिंचाई को क्या कहते थे? हक ए सर्व कहते थे। वो 1/10 भाग था, ठीक ना, 1/10 भाग था। तो इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा और बचा है सल्तनत का, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था लागू किया था वो क्यों लागू किया था? क्योंकि उस समय मंगोलों का आक्रमण हुआ करता था। तो मंगोलों के आक्रमण के बचाव के लिए, मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए उसने अपनी एक सेना रखनी चाहिए, मजबूत सेना रखनी चाहिए।
और अपनी उस मजबूत सेना के लिए ही, मुख्यतः किसके लिए, अपनी सेना के लिए, मुख्यतः किसके लिए, अपनी सेना के लिए। किस कारण से, जो क्या नाम है वो आते थे, अभी दिमाग से निकल गया, मंगोल, जो मंगोल आते थे, जो मंगोल अटैक कर रहे थे, उन मंगोलों के अटैक से बचाव के लिए अपनी एक विशाल सेना रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बाजार व्यवस्था लागू की। तो अलाउद्दीन की जो बाजार व्यवस्था थी, ये 3 बाजार व्यवस्था, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 बाजार व्यवस्था, कितनी बाजार व्यवस्था, 3 बाजार व्यवस्था। पहली जो थी वो खाद्यान्न की थी, खाद्यान्न का मार्केट, जैसे आप देखते हैं जहाँ गल्ला वाला होता है वो गल्ले वाली मार्केट हो गई। दूसरा कीमती वस्त्र वाला, आप देखते होंगे शहर में इकट्ठे जहाँ वस्त्र मिलते हैं तो वहाँ कई दुकानें वस्त्रों की होती हैं। तीसरा घोड़े के लिए, क्योंकि घोड़े का आयात किया जाता था, यहाँ घोड़े जो है पाए नहीं जाते थे, अच्छी नस्ल के घोड़े यहाँ नहीं पाए जाते थे। तो 3, एक खाद्यान्न का ध्यान रखना, दूसरा कीमती वस्त्र का, जो कीमती वस्त्र होते थे उनकी अलग एक मार्केट होती थी, जो खाद्यान्न होती थी उनकी अलग मार्केट होती थी, और तीसरा जो है घोड़े के लिए 3 बाजार इसने लागू किया था। जो आज के समय में राशन वाली प्रणाली चल रही है, अलाउद्दीन ने राशनिंग प्रणाली को लागू किया था, वही राशन वाली प्रणाली, तथा मूल्यों का निर्धारण जो था वो मनमाने ढंग से न हो, इसीलिए उसने कर जो लगाया था उत्पादन लागत पे लगाया था। ये ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, उसने जो टैक्स लगाया, उसने जो कर लगाया वो किस पे लगाया, उत्पादन लागत पे, यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लगाया था। उसने जो कर लगाया था वो किस पे लगाया था, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक ना। वो किसके आधार पे लगाया, जो कर लगाया वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन लागत के आधार पे लगाया था। अब थोड़ा सा शेरशाह सूरी, जो कि अकबर के आगामी थे, अकबर के पहले के थे, बाद में अकबर ने इनसे बहुत कुछ जो है अपनाया भू राजस्व प्रणाली में। तो शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली डायरेक्ट पूछा गया है, बहुत सिंपल सा प्रश्न, इसमें भी गलती हो जाती है। तो शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी का मतलब जहाँ पे सीधा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट किससे हो, कृषक से हो, उसी को क्या कहते हैं, रैयतवाड़ी। जहाँ पे सरकार का कॉन्ट्रैक्ट किससे हो, किसानों से होता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं, रैयतवाड़ी कहते हैं। इसने उत्पादन के आधार पर भूमि का विभाजन किया, ठीक है। इसने उत्पादन के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पादन के आधार पर भूमि का विभाजन किया। एक उत्तम भूमि हो गई, एक मध्यम भूमि हो गई, एक निम्न भूमि हो गई, ठीक ना। तो 3 भूमियों में इसने डिवाइड कर दिया। ये ऐसे जो है, एक उत्तम भूमि, एक मध्यम भूमि, एक निम्न भूमि। अच्छी भूमि, उससे खराब भूमि, एकदम खराब भूमि। लगान का निर्धारण जो था, इसने भी वही गल्ला बख्शी। नस्क या कानपूत दोनों एक ही बात होती है, नगदी या जब्ती ये दोनों एक ही बात होती है, इस पे ध्यान रखिएगा। नस्क या कानपूत, चाहे नस्क कहिए, चाहे कानपूत कहिए, चाहे नगदी कहिए, चाहे जब्ती कहिए। शेरशाह ने फसलदारों की, प्रश्न पूछा जा चुका है, शेरशाह ने फसलदारों की एक सूची बनाई जिसे रई कहा जाता था। रई पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है प्रश्न की रई क्या है। शेरशाह ने फसलदारों की एक सूची बनाई, फसलदारों की एक सूची बनाई जिसे क्या कहा गया, रई कहा गया। फसलदारों की सूची जिसे क्या कहा, रई कहा गया। तो आइए अब देखते हैं, थोड़ा सा और पार्ट रह गया, थोड़े से और पार्ट को खत्म करते हैं। ये देखते हैं, शेरशाह ने भूमि की माप हेतु किसका प्रयोग किया था, सिकंदरी गज का। शेरशाह ने किसका प्रयोग किया था भूमि की माप के हेतु, सिकंदरी गज, जो सिकंदर लोदी ने चलाया था, उसी सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। और तथा इसमें सन की डंडी, जब ऐसे जो आज आप जरीब देखते हैं तो जरीब जो कड़ियां लगी होती है, ऐसे कड़ियां जो लगी होती है, उस कड़ियों को ऐसे तो वहां सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। कड़ियों के साथ साथ जो लाठा होता था, वो लाठे में किसका प्रयोग किया जाता, सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। इसी के जगह पे अकबर ने क्या किया था, सिकंदरी गज की जगह पे इलाही गज चला दिया था। यहाँ सन की डंडी के जगह पे लोहे का प्रयोग कर दिया था। सिकंदरी की जगह अकबर ने इलाही चला दिया और सन की जगह पे क्या कर दिया, लोहा कर दिया था। लगान, नगद या जींस, आप चाहे तो इसको पैसे में दे दीजिए या तो अन्य में दे दीजिए सीधा। नगद, लगान या जींस दोनों में, देखिए ध्यान रखिएगा, नगद लगान जो है नगद या जींस दोनों रूपों में दिया जाता था। चाहे पैसे के रूप में चुकता कर दीजिए, चाहे आप अनाज दे दीजिए। शेरशाह ने लगान उत्पादन का कितना, 1/3 भाग। तथा मुल्तान में, ये देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है कि पूरे देश में जो जितना शेरशाह के अंडर में क्षेत्र था, सब पे शेरशाह ने कितना लगान लगाया था, 1/3 भाग, उपज का 1/3 भाग।
जबकि मुल्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है आजकल, तो वो मुल्तान में इसने कितना भाग लिया था, 1/4 भाग। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पूरे देश में 1/3 भाग, लेकिन मुल्तान जो स्टेट था, मुल्तान जहाँ पे था, मुल्तान में 1/4 भाग लेता था। ये इस पे ध्यान रखिएगा। लगान के अतिरिक्त जरिमाना क्या होता है, जो सर्वेक्षण शुल्क होता है, यानी कि जो सर्वे करेगा उसके मेहनताना जो होता था उसको क्या कहते थे, जरिमाना कितना परसेंट लिया जाता था, 2.5%। यानी कि लगान के अतिरिक्त जो सर्वेक्षण करेगा, जो जमीन को नापेगा, वो जो सर्वे करेगा, जमीन को नापेगा, फसल को मापेगा, वो जो सर्वे करेगा, वो सर्वे करने वाला जो है, जमीन को नापने वाला, फसल को मापने वाला जो होगा, उसे क्या जरिमाना लिया जाता था, कितना, 2.5%। तथा महासिलाना का मतलब जो कर संग्रह शुल्क, जो टैक्स को इकट्ठा करेगा, पूरा टैक्स गांव का जो होता था, जो पूरे टैक्स को इकट्ठा करता था, उससे कितना टैक्स लिया जाता था, उसके लिए कितना रखा जाता था, 5%। इन दोनों कार्य को जरूर ध्यान रखिएगा। जरिमाना या सर्वेक्षण शुल्क था, महासिलाना जो था ये कर संग्रह शुल्क था। जरिमाना कितना लगता था, 2.5% लगता था, जबकि महासिलाना जो है, जो कर संग्रह वाला होता था, जैसे अमीन होते हैं, ठीक ना, अमीन कर संग्रह वाले अमीन होते हैं, तो वो 5% होता था। ये समझ लीजिए कि लेखपाल है जरिमाना वाला लेखपाल को 2.5%, और ये अमीन है, अमीन कर संग्रह अमीन जो है उसको 5% मिलता था, ठीक ना। तो शेरशाह ने कबूलियत पट्ट तैयार करवाया, ठीक ना। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का आधार बनी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, किसका आधार बना। तो दोस्तों एक बार इसको देख लीजिएगा, जहां स्क्रीनशॉट लेने लायक हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका हम दूसरा पार्ट कल या परसों में जरूर डाल देंगे, और कल करंट का चौथा पार्ट भी हम देंगे। 2 चीजें कल ही कोशिश करेंगे, 2 चीजें आपको देते, जितनी जल्दी आप रिवाइज कर लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।